इस ऑडियो वीडियो समरी को समझने का आसान तरीका, अपनी आंखें बंद करें और गहराई से इसके बारे में सोचें। खुद को उस विचार की दुनिया में ले जाएं जैसे आप किसी शांत कमरे में बैठे हैं। हर शब्द को महसूस करें जैसे वह आपके अंदर उतर रहा हो। साथ ही एक बेहतरीन हेडसेट का प्रयोग करें और आवाज़ के साथ अपने मन को जोड़ें। यह सुनना नहीं है, यह अनुभव करना है। खुद को समझने का रास्ता है। धन्यवाद। अरे वाह! आज हमारे पास है क्लास 12 की फ्लेमिंगो किताब का एक बहुत ही कह सकते हैं मज़ेदार अध्याय, पोएट्स एंड पैनकेक्स। अशोक मित्रन ने लिखा है इसे, और आज हम कोशिश करेंगे कि इस अध्याय को एकदम आसान भाषा में समझें, स्टेप बाय स्टेप, ताकि इम्तिहान के लिए सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाए, जैसे क्लास में समझाया जाता है वैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमें ले जाती है जेमिनी स्टूडियोज। ये चेन्नई में था, मतलब तब के मद्रास में। और ये नाम पोएट्स एंड पैनकेक्स, पैनकेक्स ये कोई खाने वाली चीज नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पैनकेक असल में एक मेकअप ब्रांड का नाम था, बहुत मशहूर था उस जमाने में। अच्छा। और मजे की बात यह है कि लेखक अशोक मित्रन वो खुद जेमिनी स्टूडियोज में काम करते थे। उनका काम था अखबारों से क्लिपिंग्स काटना। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये उनकी किताब माई ईयर्स विद द बॉस का एक हिस्सा है। हाँ? मतलब हमें एकदम अंदर की बातें पता चलती हैं। वाह! तो ये तो फर्स्ट हैंड अकाउंट हुआ। तो फिर चलिए जेमिनी स्टूडियोज के मेकअप रूम से कहानी शुरू करते हैं। हाँ, जेमिनी स्टूडियोज उस वक्त साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा, बहुत अहम फिल्म स्टूडियो था। और तब ज्यादातर शूटिंग स्टूडियो के अंदर ही होती थी, है ना? आजकल की तरह नहीं कि लोकेशन पर चले गए। बिल्कुल, सेट वगैरह सब स्टूडियो में ही लगते थे। और मेकअप डिपार्टमेंट, भाई उसका तो क्या कहना। पैनकेक ब्रांड का मेकअप, जैसा आपने कहा, वो ट्रकों में भर भर के आता था। ट्रकों में? बाप रे, इतना मेकअप! हाँ, अंदाजा लगाइए कितना लगता होगा। लेखक मजाक में कहते हैं कि ग्रेटा गार्बो जैसी पुरानी हीरोइनों ने तो शायद इस्तेमाल किया हो, पर रति अग्निहोत्री जैसी नई हीरोइनों ने शायद नाम भी ना सुना हो इसका। और ये मेकअप डिपार्टमेंट था कहाँ? ये भी बड़ा दिलचस्प है। रॉबर्ट क्लाइव के पुराने अस्तबल में। हाँ, इतिहास देखिए कैसे जुड़ा है। और मेकअप रूम की हालत, शीशे लगे थे और चारों तरफ बल्ब ही बल्ब। इतनी तेज रोशनी और गर्मी होती थी कि एक्टर्स के लिए इसे फियरी मिजरी कहा गया है। फियरी मिजरी मतलब आग बरसाती तकलीफ। बहुत मुश्किल होता होगा एक्ट्रेस के लिए। यकीनन। और मजे की बात ये कि मेकअप आर्टिस्ट इतना मेकअप लगाते थे, मतलब चेहरे के हर पोर, हर छेद को बंद कर देते थे, कि लेखक के शब्दों में एक्टर्स सुंदर लगने के बजाय हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर्स लगते थे। क्या? मतलब डरावने लाल रंग के भूचे से? मेकअप खूबसूरती के लिए होता है या डरावना बनाने के लिए? हाँ, यही विडंबना है। शायद लाइट्स में वो ठीक लगता हो, पर असल में बहुत ज्यादा होता था। अच्छा, इसी मेकअप डिपार्टमेंट में एक और अनोखी बात थी, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। हाँ, गजब का। सोचिए, हेड पहले बंगाली थे, फिर महाराष्ट्रियन बने, और उनके नीचे धारवाड़ से कन्नड़ बोलने वाले, आंध्रा के लोग, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो बर्मीज, लोकल तमिल, सब थे। और ये तब की बात है जब ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन पर नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम भी नहीं शुरू हुए थे। सही कहा, स्टूडियो में ही अपने आप हो रहा था। लेकिन हाँ, इस एकता के साथ साथ एक सख्त हायरार्की भी थी। मतलब पद के हिसाब से काम बटा था। अच्छा, कैसे? जो चीफ मेकअप मैन थे, वो मेन हीरो हीरोइन का मेकअप करते थे। उनके जो सीनियर असिस्टेंट थे, वो सेकंड हीरो हीरोइन का, जूनियर असिस्टेंट कॉमेडियन वगैरह का। और फिर ऑफिस बॉय, वो क्या करता था? ऑफिस बॉय भीड़ का मेकअप करता था, क्राउड का। ओह, ये ऑफिस बॉय, ये नाम तो लड़के का लगता है, पर कहानी में कुछ और है ना? हाँ बिल्कुल, नाम ऑफिस बॉय था, पर असल में वो 40 साल का आदमी था। स्टूडियो आया था बड़े सपने लेकर, एक्टर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर, गीतकार बनने के। थोड़ी पोइट्री भी जानता था। पर बेचारा ऑफिस बॉय ही रह गया। हाँ, और उसका काम जब भीड़ की शूटिंग ना हो तो लेखक की तरह क्लिपिंग्स काटना, और जब हो तो एक बड़े से बर्तन में पैनकेक मेकअप का घोल बनाना और भीड़ के चेहरों पर पोतना, जल्दी जल्दी। ये तो बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग जॉब लगती है। थी भी। और इसीलिए वो अक्सर लेखक के क्यूबिकल में आकर अपनी भड़ास निकालता था। भड़ास किसके खिलाफ? कोटामंगलम सुब्बू के खिलाफ। उसे लगता था कि सुब्बू ही उसकी सारी मुसीबतों की जड़ है। उसकी बेइज्जती, उसकी तरक्की ना होना, सबका जिम्मेदार सुब्बू है। उसे लगता था उसका टैलेंट मेकअप डिपार्टमेंट में बर्बाद हो रहा है। हम्म। तो ये कोठामंगलम सुब्बू कौन थे जिनके पीछे ऑफिस बॉय पड़ा था? हाँ, अब सुब्बू की बात करते हैं।
सुब्बू जेमिनी स्टूडियोज में नंबर 2 थे। बॉस एसएस वासन के बाद सबसे अहम आदमी। नंबर 2 ऑफिस बॉय की चिढ़ शायद जायज थी फिर तो। शायद, लेकिन सुब्बू भी कहा जाता है काफी मुश्किलों से ही ऊपर उठे थे। वो ऑफिस बॉय से भी पहले इंडस्ट्री में आए थे जब मौके कम थे। पर हाँ, उनमें कुछ खास बात थी। खास बात क्या? अध्याय उन्हें टेलर मेड फॉर फिल्म्स कहता है। बिल्कुल। मतलब वो फिल्मों के लिए बने थे, हमेशा खुश रहते थे, बहुत वफादार थे अपने बॉस के लिए, और क्रिएटिविटी कमाल की। एक किस्सा है ना किताब में। हाँ, वो चूहे और बाघिन वाला। प्रोड्यूसर परेशान थे कि सीन कैसे फिल्माएं। एक चूहा बाघिन को मारकर उसके बच्चों की देखभाल करे, बता दिए। प्रोड्यूसर बोले ठीक है, पर उतने अच्छे नहीं। तो सुब्बू ने खड़े खड़े 14 और तरीके बता दिए। 14? गजब की कल्पना शक्ति। इसीलिए कहा गया है टेलर मेड फॉर फिल्म्स। फिल्म बनाना उनके साथ आसान हो जाता था। और वो सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं, एक्टर भी कमाल के थे। अच्छा, मेन रोल करते थे? नहीं, मेन रोल कभी नहीं मांगा, पर साइड रोल में भी मेन एक्टर से अच्छा कर जाते थे। कवि भी थे, पर आम लोगों के लिए लिखते थे। एक नॉवल भी लिखी, थिल्लाना मोहनम्बल, और बहुत उदार थे। घर पर हमेशा लोग भरे रहते थे। इतने सारे गुण, फिर भी ऑफिस बॉय उनसे चिढ़ता था। शायद उनकी कामयाबी से जलता होगा। हो सकता है, या शायद उनके बॉस के करीबी होने से, या उनके हमेशा खुश रहने से। वजह जो भी हो, ऑफिस बॉय उन्हें पसंद नहीं करता था। अच्छा, सुब्बू स्टोरी डिपार्टमेंट का भी हिस्सा थे। इस डिपार्टमेंट में और कौन लोग थे? राइटर्स थे, पोएट्स थे, और एक लॉयर भी थे, वकील साहब। वकील स्टोरी डिपार्टमेंट में? ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ थे, पर लोग उन्हें मजाक में लीगल एडवाइजर का उल्टा कहते थे। मतलब इल्लीगल एडवाइजर जैसा कुछ। क्यों? ऐसा क्या किया था उन्होंने? एक घटना है। एक एक्ट्रेस थी, टैलेंटेड पर गुस्सैल, सेट पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो इन वकील साहब ने क्या किया, चुपके से उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली। बाद में जब वो शांत हुई तो उसे सुना दी। अरे, फिर क्या हुआ? वो एक्ट्रेस अपनी ही आवाज सुनकर इतनी शॉक और शर्मिंदा हुई कि उसका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। उसका एक्टिंग करियर लगभग ठप हो गया। बाप रे, अनजाने में ही सही, करियर खत्म कर दिया। हाँ, इसीलिए शायद लोग उन्हें उल्टा कहते थे। ये वकील साहब बाकी लोगों से अलग भी दिखते थे। जहां सब खादी पहनते थे, ये पैंट, शर्ट, टाई, कभी कभी अजीब सा कोट पहनते थे। अकेले रहते थे, तर्क से बात करते थे, पर थोड़े ठंडे मिजाज के लगते थे। और इनकी नौकरी भी कवियों की वजह से गई है ना? हाँ, जब स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हुआ तो लेखक कहते हैं इतिहास में पहली बार कवियों की वजह से किसी वकील की नौकरी गई। जेमिनी स्टूडियो सच में कवियों का अड्डा था लगता है। एसडीएस योग्यार, सांगू सुब्रमण्यम, बड़े बड़े नाम थे। हाँ, और आते क्यों थे पता है? स्टूडियो की मेस की कॉफी पीने। कहते हैं बहुत बढ़िया कॉफी मिलती थी दिन रात। अच्छा, तो कवियों के मिलने जुलने की जगह थी वो मेस? हाँ, उस जमाने में शायद कांग्रेस का राज था, तो मिलने जुलने पर कुछ बंदिशें रही होंगी। ज्यादातर लोग खादी पहनते थे, गांधी जी से प्रभावित थे। और हाँ, एक बात और, कम्युनिज्म को लेकर वहाँ काफी नकारात्मक सोच थी। कम्युनिज्म को लेकर कैसी सोच? अध्याय बताता है कि कम्युनिस्टों को ईश्वर विरोधी, हिंसक, परिवार विरोधी माना जाता था। ये सोच स्टूडियो के कवियों में भी थी। ये बैकग्राउंड जरूरी आगे की कहानी के लिए। ओके, तो इसी माहौल में 1952 में वो एमआरए वाले आए, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। हाँ, फ्रैंक बुचमैन का ग्रुप, करीब 200 लोग 20 देशों से। जेमिनी स्टूडियोज ने उनकी मेजबानी की। पहले तो सबको लगा कोई सर्कस आया। सर्कस? 200 लोगों का? हाँ, पर वो नाटक करते थे। 2 नाटक बहुत मशहूर हुए, जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर। संदेश सीधे साधे थे, पर उनके सेट्स और कॉस्ट्यूम बहुत शानदार थे। वो जोथम वैली का सनराइज और सनसेट वाला सीन, बिल्कुल, उसका जिक्र है। हाँ। खाली स्टेज पर सफेद पर्दा और बांसुरी की धुन इतना हिट हुआ कि सालों तक तमिल थिएटर उसे कॉपी करता रहा। लेकिन एमआरए का असली मकसद कुछ और था। बिल्कुल, सालों बाद पता चला कि एमआरए असल में एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म विरोधी आंदोलन था। और जेमिनी के बॉस एसएस वासन, जो खुद कम्युनिज्म के खिलाफ थे, अनजाने में उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गए थे। ओह, मतलब कला का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो गया। हाँ, अनजाने में ही सही। फिर एमआरए के जाने के बाद वो अंग्रेज कवि आए जिनका नाम किसी को पता नहीं था। हाँ, कुछ महीनों बाद इंग्लैंड से एक कवि या संपादक। स्टूडियो में ज्यादातर लोग कीट्स, शेली, वर्ड्सवर्थ, इन्हीं को जानते थे। ये कौन थे, किसी को नहीं पता। बॉस ने भाषण दिया, पर वो भी ठीक से सुनाई नहीं दिया। फिर कवि ने बोलना शुरू किया, और किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ा।
उनका एक्सेंट इतना अलग था कि तमिल ऑडियंस को समझ ही नहीं आया वो क्या बोल रहे हैं। लेखक ने भी कोशिश की पर बेकार। तो ये दौरा एक पहेली बन गया। एकदम। काका अंग्रेज कवि जेमिनी स्टूडियोज में, तमिल फिल्मों के स्टूडियो में क्या कर रहा था? बिल्कुल, सब हैरान थे। वो करीब 1 घंटा बोले और चले गए। तो ये पहेली सुलझी कैसे सालों बाद? हाँ, सालों बाद। इससे पहले लेखक लेखन के बारे में बताते हैं कि ये कितना मुश्किल काम है। धैर्य चाहिए, मेहनत चाहिए, रिजेक्शन झेलने की हिम्मत चाहिए। तो कई साल बाद जब लेखक जेमिनी छोड़ चुके थे, पैसे कम थे, उन्होंने द हिंदू में एक विज्ञापन देखा। द एनकाउंटर नाम की पत्रिका कहानी कंपटीशन करा रही थी। द एनकाउंटर नाम कुछ सुना सुना सा लगा उन्हें। हाँ, कुछ अजीब सा लगा। वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गए पता करने। वहां द एनकाउंटर की पुरानी कॉपीज मिली। और फिर जैसे ही उन्होंने एडिटर का नाम पढ़ा, स्टीफन स्पेंडर, उनके दिमाग की बत्ती जली। अरे, ये तो वही कवि थे जो जेमिनी स्टूडियोज आए थे। अच्छा, तो नाम पता चल गया, स्टीफन स्पेंडर। हाँ, रहस्य का एक हिस्सा खुल गया, पर वो आए क्यों थे ये अभी भी साफ नहीं था। फिर वो किताब मिली उन्हें फुटपाथ पर। हाँ, कुछ और समय बाद द गॉड दैट फेल्ड, 50 पैसे में। उसमें 6 लेखकों के निबंध थे। आंद्रे गीद, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर क्वेस्टलर, लुई फिशर और स्टीफन स्पेंडर। और ये निबंध किस बारे में थे? ये उन लेखकों के कम्युनिज्म से मोहभंग के बारे में थे। कैसे वो पहले इससे जुड़े और फिर निराश होकर अलग हो गए। ओह, तो अब पूरी कहानी समझ आई। बिल्कुल। स्टीफन स्पेंडर सिर्फ कवि नहीं थे, वो कम्युनिज्म के आलोचक थे। और इसीलिए बॉस एसएस वासन ने उन्हें बुलाया होगा उनके कम्युनिज्म विरोधी विचारों के लिए, ना कि उनकी कविताओं के लिए। चाहे उनका भाषण किसी को समझ आया हो या ना आया हो। हाँ, मकसद शायद कुछ और ही था। तो ये थी कहानी पोएट्स एंड पैनकेक्स की। पैनकेक मेकअप से शुरू होकर स्टूडियो की दुनिया, ऑफिस बॉय की कुंठा, सुब्बू की प्रतिभा, वकील साहब का किस्सा और आखिर में स्टीफन स्पेंडर का रहस्य, कहां से कहां पहुंच गई बात। सही कहा। ये अध्याय दिखाता है कि कैसे ऊपरी तौर पर दिखने वाली चीजों के पीछे कितनी परतें होती हैं। कला, राजनीति, व्यक्तिगत जीवन, सब कैसे जुड़ा होता है। ऑफिस बॉय की फ्रस्ट्रेशन, सुब्बू की सफलता, वकील का वो अनजाना एक्ट, एमआरए और स्पेंडर के आने का असली कारण, सब धीरे धीरे खुलता है। वाकई। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है ना, क्या कला, चाहे वो फिल्म हो या साहित्य हो, उसे राजनीति से बिल्कुल अलग रखा जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या कलाकार या कला संस्थान अपने समय के माहौल से, विचारों से अछूते रह सकते हैं? जाने या अनजाने, शायद नहीं। शायद यही इस अध्याय का एक गहरा मतलब है। जेमिनी स्टूडियोज की ये कहानी सिर्फ एक स्टूडियो की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर के समाज और विचारों का भी एक आईना है। बिल्कुल। मेटअप की परतों के नीचे छिपी बहुत सी कहानियों और विचारों की एक झलक।